नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपके साथ सुरेंद्रपाल सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 वसंत पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियां। शुरू करते हैं हम पाठ। इसके लेखक हैं कामता नाथ। तो लाख की चूड़ियां पाठ में एक लेखक अपनी खुद की कहानी बता रहा है, जिसमें वो जब गांव में जाता तो वहां पर एक बदरू नाम का व्यक्ति होता है, कारीगर होता है, लाख की चूड़ियां बनाया करता है। लेकिन लेखक के साथ में उसका बड़ा स्नेहपूर्ण व्यवहार है। तो लेखक अपनी कहानी बता रहा है। सारे गांव में बदरू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां हुआ करती थी, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह है। क्योंकि बच्चों को जो गोलियां होती है बहुत ही पसंद होती है और रंग बिरंगी होती है, तो उनको खेलने के लिए और भी ज्यादा चाव से वो उसको लेने की इच्छा रखते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे बदलू काका, तो बदलू मामा न कहकर लेखक भी उनको बदलू काका के नाम से संबोधित किया करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन अर्थात जो आंगन का खुला, मकान के सामने जो आंगन का खुला भाग होता है उसको हम सहन कहते हैं। और वहां पर एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख को मुलायम होने पर वो उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। अब चूड़ी का आकार देने के लिए उसके पास जो दूसरे साधन थे, उनसे वो चूड़ियों को विभिन्न प्रकार के आकार दिया करता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। मुंगेरी होती है एक लकड़ी का बना हुआ चूड़ियों का आकार देने के लिए एक उपकरण हम कह सकते हैं, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। इस तरह से बदलू का जो कार्य था, अपने घर पर एक छोटा सा उसका गृह उद्योग के समान काम करता था वह। और बदलू यह कार्य सदा ही अपने मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया अर्थात एक छोटी सी खाट होती है जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वो बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। गांव में जब भी लेखक वहां जाता तो उसका दोपहर का समय वो बदलू के पास ही बीतता। वो उसके जो कारीगरी का नमूना है वो देखा करता, किस प्रकार से वो लाख की चूड़ियों को बनाया करता, उसको वो देखता। वो मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। क्योंकि वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता और उसकी बनाई हुई चूड़ियां सारे लोग पसंद करते। जब भी कोई विवाह हुआ करता, उस समय नववधू के लिए जो जोड़ा होता वो विशेष कर बदलू से ही मंगवाया जाता था। बदलू मनिहार था। मनिहार अर्थात जो चूड़ी बनाने का कार्य करता है। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक अर्थात पूर्वजों का पेशा, जो उसके पूर्वज भी ये काम करते आए थे और उसी काम को वो भी करता था। वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। अब आपके मन में विचार आता होगा कि फिर उसका किस तरह से जीवन यापन चलता होगा, जब किसी चीज को हम बिना पैसे बेचेंगे
या बिना पैसे उसको देंगे तो कैसे जीवन यापन चलेगा। लेकिन पुराने समय में क्या हुआ करता था कि एक वस्तु देकर के उसके बदले में दूसरी वस्तु ली जाती थी, और इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय। तो उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, लोग अनाज के बदले उसकी चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से ही बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते न देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, क्यों, ये एक ऐसा खुशी का मौका हुआ करता था जिस समय वह भी जिद पकड़ लेता था, और उसके जिद के कारण उसे कुछ और भी ज्यादा भी मिल जाता था। एक वही तो मौका हुआ करता था जहां पर वो अपनी बात मनवा सकता था, और सामने वाला भी उसे मना नहीं कर पाता था, क्योंकि मौका ही शादी विवाह का एक खुशी का मौका होता है। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए अर्थात बहुत ही ज्यादा यत्न करना पड़ा वापस उसको मनाने के लिए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपनी पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। सारी उसकी मनोकामना पूर्ण हुई जाती थी उस समय, जिस समय शादी विवाह का जो अवसर हुआ करता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियां। कांच की चूड़ियों से बड़ी उसको चिढ़ थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर फूट जाता, बहुत ही उसको उसके प्रति नाराजगी हो जाती कि ये कांच की चूड़ियों का उपयोग क्यों कर रहे हैं। कभी कभी तो वो दो चार बातें सुना भी देता, भला बुरा भी कह देता उसको। मुझसे तो घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मौत ना आ जाए। ये एक उसकी वक्रोक्ति हुआ करती थी, व्यंग्य के माध्यम से वो कहा करता था कि शहर में एक स्वच्छंद होते हैं लोग, किसी भी तरह से अपना व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। वहां पर औरतें अपने मर्दों का हाथ पकड़ करके खुले भी घूम सकती है, और कुछ काम नहीं करती तो उनको उनकी जो कलाइयां हैं नाजुक भी हुआ करती है। इसमें व्यंग्य यह है कि जो औरतें होती है शहर में, वो कठोर परिश्रम नहीं करती, और यदि वो लाख की चूड़ियां पहन लेगी तो हो सकता है उसमें मौज भी आ जाए उनकी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता है, खातिर यानी आवभगत करता। जब भी लेखक वहां जाता तो मनमार करता उसको। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता तो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए गोलियां बना देता, क्योंकि बच्चों को तो रंग बिरंगी गोलियां ही पसंद हुआ करती थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के वहां गया हूँगा, तभी पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी अब रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव का होते हुए भी मुझे कई दिनों तक बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने। समय बदल गया था, 7-8 साल का समय उसके पश्चात जब लेकर गांव गया तो काफी कुछ बदलाव उसको दिखा। पहले कांच की चूड़ियां एक आध कोई महिला पहने हुई रहती थी, लेकिन अब लगभग सारी स्त्रियां गांव में कांच की चूड़ियां पहने हुए। ये ऐसा बदलाव भी क्यों हुआ?
इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ है। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ और मैंने सोचा कि उससे मिला। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा था। लेखक की तरफ एकटक वो देखता रहा, क्योंकि काफी समय बाद जब वो गया तो लेखक में भी बदलाव हो चुका था, इधर बदलू भी और ज्यादा वृद्ध हो चुका था, तो उसको पहचानने में दिक्कत आई। मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास ये गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने अपना परिचय दिया कि मैं वही जनार्दन हूं जो आपके पास से जब बाल्यकाल में रंग बिरंगी गोलियां आप मुझे बनाकर देते थे। बंधु फिर भी चुप रहा, मानो वो अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा, और तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। फिर अचानक उसको याद आया कि हाँ, ये वही लला है जो मेरे पास आया करता था। तो अच्छा, बदलू ने बहुत दिनों बाद आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर बाद फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचियाई नजर आई, न ही भट्टी, क्योंकि जो उसका कार्य था, गृह उद्योग था, लगता था जैसे उसने बंद कर दिया हो। कोई उसके चिन्ह या अवशेष नहीं दिखाई दे रहे थे लेखक को। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहां संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है ना लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। अब यहाँ पर जो बात आई है कि सारा काम मशीन से होता है, तो मशीन के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो गए, क्योंकि मशीनी युग में जो भी चीज बनाते हैं वो सस्ती बनती है, उसका जो उत्पादन होता है बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो अपने आप ही, और चीज जो बनती है वो भी एक उसकी सुंदरता हाथ से बनाई हुई चीज से बहुत ही ज्यादा होती है। इसके कारण जो गृह उद्योग है वह धीरे धीरे हमारे गांव से समाप्त होते जा रहे हैं। तो इसी कारण हो सकता है बदलू का काम भी खत्म हो गया हो। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, कांच जल्दी से टूट भी जाता है और हाथ में लग भी जाता है। तो बदलू ने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई, देर तक खांसता रहा, वृद्ध हो गया था। हो सकता है उसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे भी ना हो, और उसको खांसी आ गई, देर तक वो खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उतर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक की बात, लेखक ने जो मन में सोचा, बदलू ने उसको भांप लिया, मतलब जान लिया बदलू ने। और बदलू ने स्वयं भी बात कह दी कि मुझे ऐसी फसली खांसी है। फसली खांसी यानी मौसमी खांसी, थोड़े दिन रहती है फिर ठीक हो जाती है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा अर्थात दुख, कोई उसके मन में कोई ऐसी टीस है वो छिपी हुई है, ऐसा लेखक को महसूस हुआ। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, अर्थात कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, क्योंकि वहां थोड़ा जो माहौल है वो एक नीरसता का हो गया था, थोड़ा दुख का हो गया था। तो लेखक ने उस माहौल को बदलने के लिए दूसरी
बात कही कि अब फसल कैसी है। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहा पे कर उत्तर दिया, बड़े खुश होते हुए उसने उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रजो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब यानी सामने, उसके सामने होकर के मुंह करके उसने कहा लेखक को, माफ करना लला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो एक बड़ा स्नेहपूर्ण व्यवहार था उसका लेखक के साथ में। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहां से खिलाता। अब ये भी, वहां भी इसकी एक व्यथा छिपी है कि जब उसके पास काम ही नहीं है, तो खुद को पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, तो वो गाय का कहां से चारा लेकर आएगा। ये सारा काम जो भी है मशीनी युग से जो गांव में प्रभाव पड़ता है, उसका एक छोटा सा उदाहरण हमें यहाँ दिखाई देता है कि किस तरह से बदलू है वो भी बेरोजगार हो गया। इतने में रजो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने आम कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। एक वक्त अर्थात एक ही समय में इससे चौगुने 4 गुने आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम मंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। रज्जो जो उसकी पुत्री थी, आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही खप रही थी, बहुत ही अच्छी दिख रही थी रज्जो के हाथों में। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार करके भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए, क्योंकि कांच की चूड़ियां, उसके जैसा व्यक्तित्व होना अर्थात स्थिर व्यक्तित्व का नहीं होना। लेकिन बदलू, उसके व्यक्तित्व में एक स्थायी भाव था, स्थिरता थी। वह इतना सारा दुखी होकर के भी, उसके पास काम नहीं होते हुए भी बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी चला रहा है। धन्यवाद। इसमें कुछ पाठ में जो शब्दार्थ कठिन शब्द है उसके शब्दार्थ देख लेंगे। सहन अर्थात घर के सामने जो खुला आंगन होता है उसको सहन कहते हैं। चाव, रुचि, सलाख, सलाख अर्थात सलाई, मुंगरी, मुंगरी जो मुठियादार लकड़ी होती है जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक, पैतृक अर्थात पूर्वजों का जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है। खपत, खपत यानी माल की